नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। बदलापुर का बदला लिया गया, उसको इसी प्रकार का न्याय देना चाहिए था। संविधान बहुत स्पष्ट कहता है कि कानून का शासन होना चाहिए। आपके बस की नहीं है कि आप कानून दिलवा सको। चुनाव लड़ने के लिए इनकाउंटर आप नहीं करा सकते। आपकी इमेज खराब हो गई है, उसे बैलेंस करने के लिए आप इनकाउंटर नहीं करा सकते। सबसे ज़्यादा अपराधी इनकी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, इनके पदाधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं। जब तक यूपी की तरह इनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा, तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ाएगा। लेकिन संविधान के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। संविधान जो कहता है उसके मुताबिक बिहार चलेगा, उसी मुताबिक हमारे नेता बिहार को चलाते हैं। यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर ही एनकाउंटर और सवाल ही सवाल, जिससे सियासत में भी भारी बवाल है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक एनकाउंटर पर सियासी संग्राम की स्थिति नजर आ रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं, सफाई दी जा रही है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, दलीलें दी जा रही हैं। कहीं एनकाउंटर वाले इंसाफ के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, तो कहीं एनकाउंटर वाला इंसाफ ऑन करने की डिमांड हो रही है। जी हां, ये तीन तस्वीरें अपराधियों पर पुलिस के एक्शन की तस्दीक तो कर रही हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर सियासत में घमासान की स्थिति है। पहला एनकाउंटर कल सुबह सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का हुआ। दूसरा एनकाउंटर रात में गाजीपुर में जाहिद उर्फ सोनू नाम के अपराधी का हुआ। अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद 28 अगस्त से फरार था। उसे कल सुबह एसटीएफ ने उन्नाव में ढेर कर दिया। रात होते होते गाजीपुर में भी गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। वहां शराब तस्करी का आरोपी 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मार गिराया गया। पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले जाहिद पर आरपीएफ के 2 सिपाहियों को 19 अगस्त को यूपी में चलती ट्रेन से हत्या करने का आरोप था। और तीसरा केस महाराष्ट्र का, जहां बदलापुर में बच्चियों के यौन शोषण का आरोपी मार गिराया गया। सबसे पहले विस्तार से बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की घटना की, जहां एक बार फिर से बदलापुर रेप के सुर्खियों में है। लेकिन इस बार लोग सड़कों पर नहीं उतरे और ना ही कोई प्रदर्शन हुआ, बल्कि केस के आरोपी अक्षय शिंदे को महाराष्ट्र पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। एनकाउंटर में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस एनकाउंटर को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत भी बहुत गर्म है। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम बोले, बदलापुर का बदला पूरा हुआ। अगर फेक एनकाउंटर है तो भी मुद्दा ना बना, यह कहा संजय निरुपम ने। संजय निरुपम के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने संविधान का हवाला देकर बोला हमला, कानून का शासन होना चाहिए। यह बात पवन खेड़ा की तरफ से कही गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कल के एनकाउंटर को जबरन महाराष्ट्र पुलिस का जो हौसला है उसको तोड़ते हुए ये पूरे विपक्ष के लोग इसको फेक कर रहे हैं। ये फेक नहीं है, और अगर फेक है भी तो इसके ऊपर इतना बड़ा भी तमाशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हैवान है उसको कहीं ना कहीं आपको एक अलग हट करके सजा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आइंदा कोई हैवानियत करने की हिम्मत न करे। आप इसे क्या मान रहे हैं? एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, हत्या? यह एनकाउंटर है और ऐसे एनकाउंटर होते रहे और ऐसे एनकाउंटर आगे भी होते रहने चाहिए, अगर कोई इस प्रकार की हैवानियत करता है तो। जब तक सारे तथ्य हर केस के बारे में न हो, क्योंकि इस तरह की बात करना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाली बात है। संविधान बहुत स्पष्ट कहता है कि कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन पे अगर आपका भरोसा उठ गया है तो आप एक तरह से, वो संजय निरुपम हो या कोई और हो, वो मोदी जी के खिलाफ एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, साहब आपके बस की नहीं है कि आप कानून दिलवा सको। बदलापुर एनकाउंटर पर अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसीपी शेखर बागड़े की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 15 सदस्यों की एसआईटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करने वाली है।
एसीपी शेखर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं की अगुवाई में यह जांच होनी है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं सूरज ओझा के पास। ठाणे से हमारे साथ सूरज मौजूद हैं। सूरज, ये जो एसआईटी का गठन किया गया इस बाबत भी जानकारी दीजिए और किस तरह की राजनीति इस पर अब नजर आ रही है, किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं इस बाबत और क्या अपडेट मिल रहा है आपको वहां से? जी बिल्कुल, देखिए ये जो एसआईटी आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो एसआईटी है जिसमें संजय शिंदे जो एनकाउंटर करने वाले अधिकारी है वो उसके मेंबर थे और उसको लीड कर रहे थे। और वो एसआईटी बनाई गई थी अक्षय शिंदे पर दर्ज अननेचुरल सेक्स मामले की जांच करने के लिए और उसी एसआईटी के जरिए उसी एसआईटी के थ्रू वो गए थे संजय शिंदे की कस्टडी लेने के लिए। अब मैं आपको एनकाउंटर का पूरा जो सीक्वेंस है वो आपको समझाऊंगा। देखिए इसी तरह की गाड़ी थी जिस गाड़ी से अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से यहाँ लाया जा रहा था, थाने ले जाया जा रहा था। ये आगे की सीट आपको दिखाई दे रही होगी, इस सीट पर कांस्टेबल बैठा हुआ था और उस सीट पर जिसने एनकाउंटर किया संजय शिंदे वहां बैठे हुए थे। संजय शिंदे ने खुद ही पूरे एनकाउंटर को अपनी जुबानी बयान किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जेल से निकला गया वैसे ही अक्षय शिंदे यहाँ पर गाली गलौज करने लगा। जो अधिकारी बैठे थे उन्हें कहने लगा कि अब तो सब हो चुका है, उसने अब क्या किया है, उसे क्यों ले जाया जा रहा है। जिस वक्त वो झगड़ा कर रहा था उस वक्त एपीआई मोरे और एक कांस्टेबल दोनों सामने की सीट आपको दिखा दे कि जो सामने की सीट है वहां पर बैठे हुए थे और वो जो आरोपी था दोनों के बीच में बैठा हुआ। देखिए कुछ इसी तरह का ये पूरा अरेंजमेंट था। यहाँ पर आरोपी शिंदे बैठा हुआ था, उसके बगल में एपीआई मोरे और एक कांस्टेबल यहाँ बैठा हुआ था। जब गाली गलौज हुई वैसे ही गाड़ी रोकी गई और जो पीआई जिसने एनकाउंटर किया वो यहाँ पीछे आए और वो इस तरफ आकर बैठ गए। उन्होंने उसे शांत कराया लेकिन शांति से बात बनी नहीं। उसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे ने मोरे के पैंट में जो बंदूक थी इस तरफ बताया जा रहा है उसे खींचने की कोशिश की, जिसे मोरे ने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन इस खींचातानी में वो बंदूक ऑटोमेटिक लोड हो गई। उसमें से एक राउंड फायर हुआ और जैसे ही वो एक गोली चली वो मोरे एपीआई मोरे के जांग में जा लगी जिसकी वजह से वो गिर गए। और जब गिरे तो अक्षय शिंदे ने कहा मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और ऐसा कह के वो उसने 2 राउंड और गोली चलाई ताकि इन दोनों को भी गोली मार सके और यहां से फरार हो सके, लेकिन वो गोली इन्हें लगी नहीं। उसका इस तरह से एग्रेशन देखने के बाद जो यहां पर पीआई संजय शिंदे बैठे थे, जो पहले आगे बैठे थे बाद में पीछे आए थे, उन्होंने अपनी और जो कांस्टेबल है उसकी रक्षा करने के लिए अपनी बंदूक निकाली और फिर संजय शिंदे पर एक राउंड फायर कर दी। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें वो वीडियो तो आप वहां से दिखाई रहे हैं हमारे दर्शकों को वहां पर क्या कुछ हुआ, लेकिन ये दरअसल पुलिस का वर्जन है। जो पुलिस ने पूरी जानकारी अपने बताई है, जो जानकारी दी इस एनकाउंटर को लेकर, तहकीकात के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इधर यूपी में भी एनकाउंटर पर सियासी तकरार की स्थिति है। गाजीपुर एनकाउंटर पर एसपी ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने जाति और धर्म देखकर हो रहा है एनकाउंटर, ये उदयवीर का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके बयान पर यूपी सरकार के मंत्री का पलटवार भी सामने आ गया कि यूपी में जाति के आधार पर काम नहीं, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। गाजीपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश का भी एनकाउंटर हुआ है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरेश, यहां पर पहले जाति वाली बात कही जा रही थी, उसके बाद हमने देखा फिर से कैसे एनकाउंटर हो गया। उसमें यह कहा जाने लगा कि एक राजपूत जाति के शख्स को मार दिया गया। आखिर ये बदमाशों की जाति को पहचानने का सिलसिला यूपी में जो शुरू हुआ, ये खत्म होता दिख रहा है क्या आपको? अब देखिए, जाति के बाद से अब धर्म पर आ गया। एमवाई जो समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसका एम फैक्टर है। एम फैक्टर यानी जो जाहिद का एनकाउंटर हुआ है वो एम फैक्टर से ही मिलता जुलता है। तो ये जो जाति और धार्मिक राजनीति है यूपी की, पहले भी हमेशा से होती रही है लेकिन इस वक्त ज्यादा हो गई है। यूपी का उपचुनाव है 2024 का लोकसभा का रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के मुफीद नहीं है। तो बाबा का शासन और मोदी जी का राशन, ये नारा था जब 2022 में सरकार आई थी योगी आदित्यनाथ की। तो जो बाबा का शासन है यानी कानून व्यवस्था है, ठोको नीति है, अगर कोई इधर उधर करता है, बेअंदाज होता है, तो उसे अंदाज में लाने का जो काम है और जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है उसको कानून के द्वारा सबक सिखाने का जो काम है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार और एसटीएफ और पुलिस कर रही है। ऐसे में जाति धार्मिक रंग देने की कोशिश भी हो रही है। जाहिर सी बात है, उपचुनाव है। उपचुनाव केवल कहने को उपचुनाव है, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी की सियासत में 2027 के मद्देनजर अगर आम चुनाव को देखें तो
ये जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये सेमीफाइनल है। जो सेमीफाइनल हार जाएगा उसका जो राह है उसका वो दुरू हो जाएगा 2027 के लिए। परसेप्शन का खेल है कि 24 में रिजल्ट खराब हुआ है, तो ऐसे में राजनीति दोनों तरफ से चरम पर है और ये कहें कि एनकाउंटर पर राजनीति अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एक्शन में है योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस, उनकी एसटीएफ, और राजनीति भी एक्शन में है, समाजवादी पार्टी भी एक्शन में है। उसे भी लगता है कि दम लगा के हैसा माने छोड़ो नहीं। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड दिखा रही है कि हर बयान पर, हर सरकार के कदम पर मैं फ्रंट पर खेलूंगा, ताकि ये साबित हो सके कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। ये परसेप्शन भी तो देना है, ये संदेश। मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे हम बात करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन कुछ बयान जो आ रहे हैं वो सुनवा देते हैं दर्शकों को, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह की राजनीति हो रही है। हम लोगों ने उन्हीं इनकाउंटरों पर सवाल उठाए हैं जिनको पुलिस ने अपने राजनीतिक आकाओं के हित साधने के लिए काम किया है। इस केस में अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जब जैसी जानकारी होती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए इनकाउंटर आप नहीं करा सकते। एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं वीरेश के पास। वीरेश, ये जो बयान दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों की जान जा रही है, जो एनकाउंटर की घटनाएं हो रही हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति की बात करेंगे, लेकिन जो सवाल है वो उपचुनाव का है, आम चुनाव का है, कानून व्यवस्था का है। 2017 के बाद, विकास दुबे एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा सवाल इसी एनकाउंटर पर उठ रहे हैं। यानी इस जो महीने में है, 30 दिन के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, यानी जो सितंबर का महीना है वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही उद्वेलित है एनकाउंटर को लेकर। तो पूरी यूपी की सियासत एनकाउंटर पर हो रही है। किसे क्या कहना चाहिए? पक्ष को अपने बात करनी चाहिए और विपक्ष को अपनी बात करनी चाहिए। तो पक्ष भी अपना काम कर रहा है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, सरकार भी अपना काम कर रहा है, अपराधी भी जिस मुहिम में लगे हैं वो लगे ही हैं। उनको सबक सिखाने का काम एसटीएफ और पुलिस कर रही है, लेकिन ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं अगर देखिए, अपराध पर अंकुश लगे बहुत जरूरी है, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो फैसला है वो अदालत से ही आना चाहिए। यही सही है, संविधान सम्मत यही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस जानकारी के लिए आपका। एनकाउंटर के मुद्दे पर बिहार में भी सियासत गर्म है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर घमासान, यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर नीति अपनाई जाए, यह बात कही गई है। बीजेपी विधायक के बयान पर अब जेडीयू भड़क गई कि बिहार में नहीं चलेगी एनकाउंटर नीति। जमा खान, उन्होंने कहा, आरजेडी ने कहा कि केस में कहानी खत्म कर देता है एनकाउंटर। बिहार में अपराधी अगर मनोबल बढ़ाते हैं, उनका इलाज भी निश्चित रूप से, जब तक यूपी की तरह, जोगी जी की तरह इनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा। अगर अपराध करोगे तो अपराधी को जमलोक जाना पड़ेगा। जब तक इस नीति पर बिहार का प्रशासन और पुलिस नहीं चलेगी, तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही रहेगा। संविधान में नहीं है, ये संवैधानिक के मुताबिक बिहार चलता है, हमारे नेता ने चलाते हैं। क्योंकि बात नहीं, हाँ, जो गड़बड़ करता हो, गलत करता हो, कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। जो संविधान में नहीं है वो नहीं लागू होगा। जो संविधान में है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, हमारे नेता उसी को चलाते हैं और उसी पर सबको चलना होगा। जब एनकाउंटर होता है ना, तो सच का भी एनकाउंटर हो जाता है। कई परतें जो खुल सकती थी, कई सत्य जो उजागर हो सकते थे, उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो किसी भी सभ्य देश में, रूल ऑफ लॉ के देश में, इसकी भूमिका नगण्य होनी चाहिए। नगण्य, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो एनकाउंटर को लेकर अलग अलग राय अलग अलग पार्टियों की, लेकिन यहां पर यह शशांक देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी भले सरकार में साथ हो, लेकिन इस मामले में दोनों के सुर अलग हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से एनकाउंटर मॉडल यूपी की तरफ बिहार में लागू करने की मांग की गई है, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में जबरदस्त टकरार जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, नीतीश का अपना काम करने का तरीका रहा है। यूपी में एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहा है, बिहार में भी होते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं होता है जैसा यूपी में निरंतर होता जा रहा है। साफ कह दिया गया है जेडीयू की तरफ से कि
संविधान के खिलाफ जो भी कुछ है वो यहाँ लागू नहीं होगा। लेकिन अखिलेश, एक बात ये सच है कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। नीतीश के पास गृह विभाग है, सवाल यही उठ रहा है कि क्या उनसे गृह विभाग नहीं संभल रहा है। बीजेपी को लगता है कि बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश तभी लगेगा, लगाम तभी लगेगा जब अपराधियों का यहाँ पर एनकाउंटर किया जाएगा। देखिए, ये तो जरूरी है कि बिहार सरकार एक ठोस नीति बनाए। नीतीश उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किए थे 2 दिन पहले। आज डीजीपी जो है सभी रेंज के आईजी, डीआईजी के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन बैठक से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, जमीन पर कितनी मजबूती मिल रही है यह भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मांग उठाई है, बिहार की सियासत जरूर गर्मा गई है और आरजेडी को भी अब घेरने का मौका मिल गया है कि बीजेपी और जदयू में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। जी, शुक्रिया शशांक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और एक बार फिर से महाराष्ट्र चलते हैं, जहां बदलापुर रेप कांड को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है। इस बार लोग सड़कों पर तो नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन इस केस के आरोपी अक्षय शिंदे को महाराष्ट्र पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनकाउंटर में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर को लेकर दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। सूरज ओझा मेरे साथ, हमारे सहयोगी लगातार वहां से मौजूद हैं। सूरज, थोड़ी देर पहले आप उस जगह से भी रिपोर्ट अपनी दिखा रहे थे जिस गाड़ी में बताया जा रहा कि एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, लेकिन ये जो कहानी बताई गई ये पुलिस का वर्जन है। तो क्या ये जो पूरी तफ्तीश और तहकीकात शुरू की गई है उसके बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी ना? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अभी तक थाने पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि ऐसे मामले में अब विपक्ष का कहना है कि जिस पुलिस ने अगर एनकाउंटर किया है वो कैसे इस मामले की सही रूप से जांच कर पाएगी। तो ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच स्टेट सीआईडी भी कर सकती है। देखिए, मैं आपको एक लाइन बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक एनकाउंटर के मामले में सुनवाई करने के दौरान ही कहा था कि एनकाउंटर आइडियोलॉजी इज क्रिमिनल आइडियोलॉजी। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि किसी भी समस्या का समाधान एनकाउंटर नहीं हो सकता। जैसे कि बदलापुर में जब इस घटना के बारे में सबको पता चला था, लोग सड़क पर आ गए थे, लोगों ने रेलवे रोक दी थी। उस दौरान इसी सरकार के जो मंत्री थे वो लगातार लोगों से ये कह रहे थे कि आप रेलवे रोको ना करें, आप बाहर आए और हम जैसा कानून का फ्रेम है उस फ्रेम में ही हम काम करेंगे, आरोपी को लेकिन कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो यही लोगों से आग्रह कर रहे थे और यही बताकर लोगों से आंदोलन वापस लेने की मांग कर रहे थे। हालांकि लोगों की मांग थी कि आरोपी को तुरंत के तुरंत फांसी की सजा दी जाए। ऐसे में जो सरकार लगातार जनता से ये कह रही थी कि हम लॉ के फ्रेमवर्क में ही कार्रवाई करेंगे, उस सरकार में अगर एनकाउंटर होता है तो जाहिर सी बात है हर कोई सवाल तो उठाएगा। नहीं, लेकिन देखिए, इसमें सवाल इसलिए गंभीर तौर पर खड़े होते हैं क्योंकि संजय निरुपम, जो कि उस पार्टी के वहां पर सदस्य हैं जिसकी वहां पर सरकार है, बड़े नेता हैं, वो सीधे तौर पर इसको जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं बदलापुर का बदला, ये शब्द, ये वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया एबीपी न्यूज से बात करते हुए भी। जी बिल्कुल, वही मैं भी बता रहा हूं कि जो सरकार बदलापुर में प्रोटेस्ट के दौरान लॉ की बात कर रही थी, वही सरकार के लोग आज पीठ थपथपा रहे हैं ये कहते हुए कि बदलापुर का बदला पूरा हो गया। इसी चीज को लेते हुए आज जो विपक्ष है, आदित्य ठाकरे से लेकर जितने तमाम बड़े नेता हैं, वो अलग अलग वाक्यों का इस्तेमाल कर सवाल तो पूछ ही रहे हैं ना। आदित्य ठाकरे ने सवाल ये किया कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया, लेकिन जो फरार आरोपी हैं, ट्रस्टी हैं, जो स्कूल से जुड़े लोग हैं, उनको कब गिरफ्तार करेंगे? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्या वो बीजेपी से जुड़े हैं इस वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? तो अब देखिए, ये पूरा मामला सियासी रूप इस पूरे मामले ने ले लिया है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर सरकार, मतलब महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने लगातार इस मामले में अपनी नजर बनाई हुई है और उन्होंने इसी मामले में और क्लैरिटी लाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और सच क्या है वो सबके सामने लाया जाए। अच्छा, पुलिस जो कहानी बता रही है, जो अभी सारी बातें सामने आ रही हैं, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। पीछे जो वैन है उसको दिखाते हुए कैसे बताया जा रहा कि आखिर ये घटना घटी है? जी बिल्कुल, देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संजय शिंदे बता रहे हैं। संजय शिंदे इस मामले में जिनकी गोली लगकर अक्षय शिंदे की मौत हुई है, उनका ये बयान है। उस बयान के आधार पर अक्षय शिंदे पर एफआईआर दर्ज की है। देखिए, इसी तरह की वैन थी, ये सामने एक कांस्टेबल बैठा हुआ था और वो जो दूसरी आपको सीट दिखाई दे रही है, वहां पर पीआई संजय शिंदे बैठे हुए थे। जिस वक्त इस गाड़ी ने तलोजा जेल से आरोपी संजय शिंदे की कस्टडी तीसरे एफआईआर में ली, उस मामले की जांच करने के लिए, जिसमें 15 लोगों की एसआईटी का गठन किया गया है। उसके मेंबर्स
संजय शिंदे भी हैं। तो जैसे ही इसे लेकर पुलिस थाने की तरफ बढ़ रही थी, वैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि आरोपी जो कि सामने बैठा हुआ था, संजय शिंदे, जो आरोपी था अक्षय शिंदे सामने बैठा हुआ था, वो अंदर से गालियां देने लगा और कहने लगा कि मैंने अब क्या किया है, मुझे अब क्यों ले जाया जा रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये गाड़ी कुछ इसी तरह की थी जैसी जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर आरोपी को ले जाया जा रहा था। देखिए ऐसी बड़ी गाड़ी थी, क्योंकि अक्षय शिंदे जो आरोपी है उसकी सुरक्षा भी पुलिस को देखनी पड़ती है। और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये सामने की आपको सीट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर संजय शिंदे बैठे थे। जब उन्होंने गाली सुनी और आरोपी बेकाबू सा दिखाई दिया तो उन्होंने गाड़ी रोकी और वो यहाँ से उतरकर पीछे आए। यहाँ यानी कि अब आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आरोपी बैठा हुआ था, उसके बगल में मोरे जो एपीआई मोरे थे वो बैठे हुए थे, साथ ही सामने जो है वो पीआई संजय शिंदे बैठे हुए थे। और जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगी उस दौरान एक अमोल आरोपी और एक कांस्टेबल, आरोपी ने मोरे की बंदूक छीनने की कोशिश की। जिस वक्त वो खींचातानी शुरू थी उस वक्त बंदूक ऑटोमेटिक लोड हो गई, जैसा कि शिंदे ने अपने बयान में बताया। जैसे ही गन लोड हुई उससे एक गोली निकली और जिसकी वजह से मोरे जगह पर ही गिर गए, उनके थाइज में वो गोली लगी और जैसे ही वो नीचे गिरे उसके बंदूक पूरी तरह से आरोपी अक्षय शिंदे के कब्जे में आ गई पूरी। और उसके बाद उसने इन दोनों को धमकी दी कि मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगा, ऐसा कहकर उसने 2 राउंड फायर किया। किसी तरह से दोनों जन बच गए। मैं यहां इशारा कर रहा हूं, इसका मतलब पीआई संजय शिंदे जिन्होंने गोली चलाई। इसके बाद संजय शिंदे ने देखा कि आरोपी बेकाबू हुआ पड़ा है, उसके सर पे खून सवार है और इसी वजह से इन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उससे आरोपी पर गोली चला दी, जिससे वो नीचे गिर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा उसके हाथ से मोरे की बंदूक छीन ली गई। और ये जैसे ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वैसे ही ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अब तुम यहां से गाड़ी सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जो कि कलवा में है वहां लेके चली, क्योंकि दोनों लहूलुहान थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल मोरे पर जुपिटर अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अक्षय शिंदे को डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर कर दिया गया था। ये पूरा अपने बयान में संजय शिंदे ने अपना पक्ष रखा है, जिसके आधार पर मुमरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जी देखिए सूरज, एक बात तो बहुत साफ है कि अगर कोई अपराधी ये दुस्साहस करता है कि वो पुलिस वाले पर गोली चला दे, हमला करे, तो पुलिस खामोश होकर वो सब कुछ देखेगी तो नहीं, तमाशबीन तो नहीं रहेगी। लेकिन पुलिस को यह अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है कि वो ऑन द स्पॉट फैसला करने लगे। ये काम हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ अदालतों का है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सूरज आपका। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। रफी खान समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफी खान के साथ कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष नौशाद भी शामिल है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं और हथियारों का जखीरा तक मिला है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। ये जो है एक गैंग बनाकर ये क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं और इन पे कई मुकदमे भी कायम है और इनके कुछ पॉलिटिकल गतिविधियां भी है। और ये जितने भी है, चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। बीजेपी दूसरी पार्टियों को सता रही है, यह कहना समाजवादी पार्टी का। हम अपने स्तर पर जांच करवाएंगे, ये बात भी कही गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। जाली नोट के आरोप में समाजवादी पार्टी नेता की गिरफ्तारी हुई है और इस पर आप देखिए समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड सामने आ रहा है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों को सता रही है, हम अपने स्तर पर जांच करवाएंगे। कुशीनगर में आपकी पार्टी के 2 बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जाली नोट हथियार के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, एडवांस में कोई किसी को नहीं चिन्हित कर सकता कि कौन क्या कर रहा है। इस केस के तथ्यों से हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा मानना है
कि जिस पे आरोप लगाए वो अपनी सफाई देगा और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस जाति धर्म दल देख के कार्रवाई करती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं और जब भी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो सवाल उठाए जाएंगे। जो मुलजिम हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास सट जाएं, महाराज जी के पैर छू लें तो माफ़ हो जाए, और अगर वो ऐसा नहीं है उनकी जात धर्म के देख से किसी दल से उन्हें जोड़ दिया जाए। ऐसे मामलों में हमारा विरोध है और रहेगा। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करे, जो जिस पे आरोप लगाए वो अपना पक्ष रखेगा और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। तो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी? पार्टी के पास जब तथ्य आएंगे तो निश्चित तौर पे पार्टी का कोई कानूनन जिम्मेदारी अधिकार तो नहीं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, यह बात कही गई जयवीर सिंह की तरफ से। समाजवादी पार्टी में अपराधियों का बोलबाला है, ये कह रहे हैं जयवीर सिंह। अपराधियों से समाजवादी पार्टी का भला नहीं होने वाला। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो सिर झुकाना चाहिए शर्म से। और मुझे लगता है अखिलेश जी एक बार आप निर्णय लीजिए, इन अपराधियों से मुक्त होइए ताकि जनता आपके साथ जुड़ सके। इन अपराधियों से आपका भला होने वाला नहीं है। अपराधी मुक्त पार्टी बनाइए, अपराधियों को मुक्त करिए ताकि आपकी पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ सके। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बदलापुर कांड की करें तो आरोपी के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एनकाउंटर करने वाले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे का बयान सामने आया। संजय शिंदे ने कहा कि पहले आरोपी अक्षय ने गोली चलाई, आरोपी ने पुलिसकर्मी पर हमला किया, साथ ही पुलिस वालों को बचाने के लिए मैंने गोली चलाई, जिसमें आरोपी जख्मी हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी जान चली गई। तो एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है और वही बात कही जा रही है जो थ्योरी पुलिस की तरफ से रखी गई है कि आत्मरक्षा में यह कदम उठाया गया। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं संजय शिंदे, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा था कि पहले आरोपी अक्षय ने गोली चलाई थी, आरोपी ने पुलिसकर्मी पर हमला किया और ऐसे में साथी पुलिस वालों को बचाने के लिए मैंने गोली चलाई, जिसमें आरोपी जख्मी हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। तो ये पुलिस का बयान सामने आया है, पुलिस की थ्योरी इस एनकाउंटर को लेकर। एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी ने खुद ये बातें कही हैं। एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर संजय शिंदे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब आरोपी ने यानी अक्षय शिंदे ने गोली चलाई तो वहां पर मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैंने गोली चलाई। संजय शिंदे ने अपने बयान में क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। जो बयान दिया गया है इस पुलिस अधिकारी की तरफ से, उसने ये कहा कि मैं और एपीआई नीलेश मोरे सरकारी पिस्टल अपने साथ ले गए थे। उस वक्त मैंने अपनी पिस्तौल में 5 गोलियां लोड की थीं। शाम 5:30 बजे के करीब कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तलोजा सेंट्रल जेल से आरोपी अक्षय शिंदे को हिरासत में लेने के बाद हम पुलिस वैन में सेंट्रल क्राइम ब्रांच थाने शहर के लिए रवाना हुए। तो ये पूरी कहानी जो बताई गई है इस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे कहा गया कि मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठा था और एपीआई नीलेश मोरे और 2 पुलिसकर्मी आरोपी के साथ वाहन के पीछे बैठे थे। और जब गाड़ी शिलडायघर पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो एपीआई नीलेश मोरे ने अपने मोबाइल फोन से मुझे फोन किया, बताया कि अक्षय शिंदे पूछ रहा है कि तुम मुझे फिर से कहां ले जा रहे हो। अब मैंने क्या किया? उन्होंने कहा कि वह गुस्से में बोल रहा था और गाली दे रहा था, इसीलिए मैंने गाड़ी रोकी और आरोपी को शांत करने के इरादे से गाड़ी के पीछे आरोपी के सामने पुलिस हवलदार हरीश तावड़े के बगल में बैठ गया। उस समय हमारे सामने एपीआई मोरे और पुलिस कांस्टेबल अभिजीत मोरे और उनके बीच में आरोपी अक्षय शिंदे बैठा था। जब हम आरोपी अक्षय शिंदे को सरकारी वाहन में लेकर मुंब्रा बाईपास रोड पर मुंब्रा देवी के तलहटी के पास पहुंचे तो लगभग 6:15 बजे आरोपी अक्षय शिंदे अचानक एपीआई नीलेश मोरे के कमर से पिस्तौल खींचने लगा। आरोपी अक्षय शिंदे कह रहा था कि मुझे जाने दो। हाथापाई में एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल लोड हो गई। एक गोली एपीआई नीलेश मोरे की बाईं जांघ में जा लगी और वह गिर गया। उसी समय आरोपी अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली।
हम पर गुस्से से चिल्लाने लगा, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे ने मेरी और पुलिस हवलदार हरीश तावड़े की ओर अपनी पिस्तौल तान दी, 2 गोलियां चला दी। हम पर जान से मारने की नियत से गोलियां चलाई गईं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो गोलियां हमें नहीं लगीं। आरोपी अक्षय शिंदे के गुस्से वाले रूप और शारीरिक भाषा को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह हमें अपनी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर देगा। इसीलिए मैंने स्थिति संभाली और अपनी और अपने साथियों की आत्मरक्षा के लिए अपनी पिस्तौल से एक गोली चलाई, जिसमें तुरंत ही आरोपी अक्षय शिंदे घायल होकर गिर पड़ा और उसके हाथ की पिस्तौल नीचे गिर गई। अक्षय शिंदे को नियंत्रित किया गया और ड्राइवर को निर्देश देकर वाहन को पास के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर आरोपी अक्षय शिंदे और एपीआई नीलेश मोरे को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मुझे पता चला कि भर्ती होने से पहले ही अक्षय शिंदे की मौत हो गई थी। सीधे सूरज ओझा के पास मैं आपको लिए चलता हूं। सूरज, तो जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है और खासतौर पर जो बातें कही गई, एनकाउंटर जो कर रहे जिन्होंने किया, जिस पर यह आरोप लग रहा है, पूरी विस्तार से उन्होंने जानकारी दी, क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में गोली चलाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये संजय शिंदे जब अस्पताल में भर्ती हुए, इनको जुपिटर अस्पताल में भर्ती किया गया। उनका ऐसा कहना था कि इस घटना के बाद वो सदमे में चले गए, उनका बीपी हाई हो गया था, इस वजह से उन्हें भी भर्ती कराया गया। फिलहाल जो एपीआई मोरे हैं वो भी जुपिटर अस्पताल में भर्ती हैं, दोनों ही खतरे से बाहर हैं। उस वक्त मुमरा पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। अपने बयान में उन्होंने पूरी घटना को अपनी जुबानी बताया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक तीसरे एफआईआर के मामले में अक्षय शिंदे की कस्टडी लेने के लिए तलोजा जेल गए, वहां से कस्टडी ली और जब लेकर इसी तरह की एक गाड़ी में वो जब आ रहे थे, तब उन्हें एपीआई मोरे ने फोन किया। फोन करके कहा कि देखिए अक्षय शिंदे काफी गाली गलौज कर रहा है और भड़का हुआ है, शांति से बैठ नहीं रहा है। देखिए इस गाड़ी में फिलहाल वैसा केबिन नहीं है, लेकिन जिस गाड़ी में अक्षय शिंदे को ले जाया जा रहा था, वहां पर एक ड्राइवर और इनके बीच में एक केबिन होता है, जिस वजह से आप वहां अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते। इसी वजह से एपीआई मोरे ने उन्हें फोन कर इस बात की जानकारी दी कि आरोपी भड़क रहा है, गाली गलौज कर रहा है। जिसके बाद संजय शिंदे जो पीआई है, पुलिस अधिकारी है, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, वो बाहर आए और वापस आकर यहां बैठ गए। आरोपी 2 पुलिस वालों के बीच में बैठा था, जिसमें एपीआई मोरे भी थे। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, आरोपी ने एपीआई मोरे के पास से बंदूक छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में बंदूक ऑटोमेटिकली लोड हो गई। लोड होने के बाद एक राउंड फायर हो गई, जिसके बाद मोरे यहीं पर जमीन पर गिर पड़े, जिसकी वजह से पूरा बंदूक कंट्रोल में आ गया आरोपी अक्षय शिंदे के। अक्षय शिंदे इसके बाद इन सभी को धमकी देने लगा कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने बंदूक उठाई और गोली चलाने लगा, लेकिन 2 फायर किया, लेकिन इस फायर में दोनों ही जितने भी अधिकारी अंदर मौजूद थे वो बच गए। ये उसका खूनी जो रूप था, खून सवार था उसके सर पर, ये देखने के बाद पीआई संजय शिंदे ने अपनी बंदूक निकाली और अक्षय पर अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उस पर गोली चला दी। गोली चलते ही जैसे ही गोली अक्षय शिंदे को लगी, वो भी जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो नीचे गिरा, वैसे ही पुलिस अधिकारी संजय शिंदे ने उसके पास से जो बंदूक थी मोरे की, वो अपने हाथ में ले ली और गाड़ी को तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। उस अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया, दोनों पर इलाज हुआ, जिसमें उन्हें पता चला कि अक्षय शिंदे को डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर किया गया। वहीं पर संजय मोरे को जो इंजरी हुई थी, उनकी जांघ पर गोली लगी थी, वो उसका इलाज किया गया। फिलहाल उनका भी इलाज अब जुपिटर अस्पताल में चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उस अधिकारी का है जो आंखों देखा अपना बयान कर रहा है, जिसके हाथों से बंदूक से गोली चली और उस गोली से अक्षय शिंदे की मौत हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सूरज आपका। और अब अगली खबर गाजीपुर कांड की बात की जाए तो गाजीपुर में एनकाउंटर पर एक बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज पर आरोपी जाहिद उर्फ सोनू का परिवार एनकाउंटर की जानकारी नहीं थी, यह कहा गया है आरोपी के पिता की तरफ से। जाहिद से 10 साल से बातचीत नहीं, जाहिद क्या करता था जानकारी नहीं थी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आरोपी जाहिद उर्फ सोनू का परिवार और उसके पिता की तरफ से यह बात कही गई। बीती रात गाजीपुर के जो जनपद इलाका है, वहाँ के दिलदार नगर में एक जो एनकाउंटर है वो किया गया है। इस वक्त हम फुलवारी शरीफ के सब्जी मंडी में हैं। देखिए आलू प्याज का ये दुकान है और इस पे जो शख्स बैठे हैं, इनके ही बेटे की कल जो
एनकाउंटर है वो कर दी गई है। मुस्तफ़ा नाम है इनका, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुस्तफ़ा जी, कुछ जानकारी मिली थी आप लोगों को? हमको जानकारी नहीं हुआ था कल। नहीं हुआ था। कल पुलिस भी आई थी आपके यहाँ? हाँ, नहीं हुआ था। कल पुलिस आई तो क्या बोली? पुलिस वाले बोले कि उसको काउंटर करिए, कहाँ है? तो घर वाले लोग बोले नहीं, हम पता नहीं है, कल से खोज रहा आदमी, नहीं पता। बस कल से आप लोग भी खोज रहे हैं? हाँ। आपने बेटे से कब आखिरी बार बात हुई थी? बात नहीं, हम लोग नहीं करते उससे, कभी बात नहीं। 10 साल से उससे बातें नहीं करते। नहीं, काउंटर हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली? नहीं, अभी आप बोल रहे हैं तब हुआ काउंटर। कहाँ रहते थे आप? भी पता नहीं कहाँ रहता वो, अपना शादी की कहाँ अलग रहता, उसकी कोई जानकारी नहीं। 1 लाख का इनामी बताया जा रहा है आपका बेटा, इसके बारे में जानकारी है? 1 लाख? 1 लाख का इनाम था उसके। ना, हमको ना। जाहिद के पिता को आपने सुना, उनका यह कहना था कि लंबे वक्त से कोई बातचीत उससे नहीं हुई थी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। जमीन घोटाले में उन पर केस चलेगा। हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को राहत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट ने MUDA केस में अर्जी खारिज की है। आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने सिद्धारमैया की अर्जी खारिज कर दी। कल डबल बेंच के सामने अपील कर सकते हैं सिद्धारमैया। तो हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका उनके लिए। अर्जी खारिज हो गई है। सिंगल बेंच ने सिद्धारमैया की यह अर्जी खारिज कर दी और कल ऐसे में अब यह मुमकिन है कि डबल बेंच के सामने इस मुद्दे को उठाया जाए। कांग्रेस का यह कहना है कि सिद्धारमैया साफ सुथरी छवि के नेता हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा जनादेश बीजेपी पचा नहीं पा रही। साफ सुथरी छवि वाले मुख्यमंत्री को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। 4-5 प्रोसिक्यूशन के लिए मांग की गई थी 4-5 लीडर्स के खिलाफ, लेकिन एक ही लीडर के खिलाफ उन्होंने सैंक्शन किया। इससे एकदम साफ दिखाता किस तरह से ये गवर्नर के ऑफिस को मिसयूज कर रहे हैं और हमारी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, बायस तरीके से सैंक्शन उनके खिलाफ दिया गया है। इस केस में वो इन्वॉल्व है नहीं, और सिर्फ इनको कंपनसेटरी लैंड नहीं दिया गया है, इनके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टीज के, बीजेपी के नेताओं को, जनता दल के नेताओं को कंपनसेटरी लैंड दिया गया है। भाजपा के शासन के टाइम पे लैंड दिया गया है। तो सब सारे केसेस में इंक्वायरी होना चाहिए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी इस पर क्या कह रही है वो भी आपको हम बता दें। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर बीजेपी का हमला सामने आया है। लैंड स्कैम में सीएम सिद्धारमैया शामिल हैं, ये बीजेपी कह रही है, और ऐसे में सिद्धारमैया को अपना इस्तीफा देना चाहिए, पूरे मामले की जांच हो, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। तो लैंड स्कैम में सीएम को लेकर ये बड़ा बयान बीजेपी का है। Today, the Bharatiya Janata Party demands that this Chief Minister Siddaramaiah ji immediately tender his resignation, make way for a free and independent investigation into these allegations of corruption, this shameful corruption. And we also go on to say and make this with all responsibility that there is not one Congress leader in Karnataka today that is not involved in some land scam or the other. ABP News आपको रखे आगे।